नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और हमारे साथ में डॉक्टर बसंत गोयल, जिनको कहा जाता है ब्लड मैन ऑफ इंडिया। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनका परिचय सिर्फ यहीं तक नहीं सिमटता, बल्कि ये देश प्रदेश में ऐसी कई बेटियों का विवाह भी कराते हैं जिनका विवाह कराने में उनके परिवार के लोग काबिल नहीं होते, उनकी मदद करते हैं। और वैसे भी देखिए, कहा जाता है कि कन्यादान महादान होता है, और वैसे ही ब्लड को भी जब डोनेट करने की बात आती है उसको भी महादान ही कहा जाता है। तो आप मतलब दोनों ही दान कर रहे हैं। ये जो ख्याल है वो जहन में कब से आया, कब से आपने ये समाज सेवा शुरू की? पहले तो मैं भारत 24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं से मेरी इतनी सारी बातें निकाल कर लेके आए। रक्तदान की बात करें, निर्धन कन्याओं की बात करें। दूसरा, किसी का बचपन होता है ना, बचपने में मैं किसी हॉस्पिटल में गया, उस हॉस्पिटल में मैंने देखा किसी को 2 यूनिट ब्लड मांगा गया, तो वहाँ उसके रिलेटिव्स से वो सब दूर भाग गए। लोगों के दिमाग में एक फोबिया है, यदि किसने 2 यूनिट, 1 यूनिट या 3 यूनिट ब्लड मांगा तो ब्लड मांगने का मतलब है कि सब लोग भाग जाएंगे वहां से और उनको ब्लड नहीं मिलेगा। और ब्लड की बहुत बुरी तरीके से शॉर्टेज हमारे भारत देश में रहती है जब भी हम किसी अस्पताल में जाते हैं। तो जब मैं बहुत छोटा था तो एक मेरा विजन था, ये मैंने सोचा था कि कभी ना कभी मैं देश के लिए इतना कुछ कर पाऊं ब्लड के लिए कि ब्लड में लोगों को कोई फोबिया, टेरर ना हो, ना डोनेशन करने में और ना ही लोगों को आगे देने में। और ऐसे ही ब्लड बैंक्स होने चाहिए कि वो लोगों को भरपूर मात्रा में दे पाए। तो आपको ब्लड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? ब्लड मैन ऑफ इंडिया मुझे राष्ट्रपति महिमा ने बेसिकली नाम दिया, उसके बाद फिर यूके, यूएस, बहुत सारे कंट्रीज ने दिया। उसके पीछे एक कहानी है। 6 जुलाई 2024 को मेरा जन्मदिन था। उस दिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि आज मैं भारत देश को कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेकर आऊंगा। और 6 जुलाई 2024 को हमने भारत का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर दुर्गापुरी चौक पर गोयल मेडिकोज के पास लगाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। उससे पहले बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हमारे साथ थे, लेकिन वो उस दिन यूएसए की पूरी एक टीम आई जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत देश को इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज किया। तो एक तो दिल में वो खुशी थी कि हमारा देश आज कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत 2047, उसका हम कहीं ना कहीं हिस्सा बने। दूसरा, मानव सेवा और रक्तदान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, रक्तदान महादान होता है। तो ये कहीं ना कहीं दिल में था, वो चीज़ भी उस दिन पूरी हुई। और दूसरी बात, जब प्रेसिडेंट महिमा ने इसके ऊपर मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया बोला, तो कहीं ना कहीं दिल में खुशी मिलती है कि जो मेहनत देश के लिए हो रही है उसकी रिकॉग्नाइजेशन भी कहीं ना कहीं है। तो ये जो ब्लड मैन ऑफ इंडिया है, लोगों की हेल्प कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की, तो फिर वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब कैसे उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि उनको जल्दी से जल्दी ब्लड मिल पाए? कैन यू इमेजिन हम एक दिन में कितनी यूनिट लोगों को दिलवा पाते हैं? हम 200 से 250 यूनिट रोज पैन इंडिया दिलवा पाते हैं। 200 से 250? और विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी प्राइस। उसके लिए ना कोई डोनर चाहिए, ना कोई एकदम फ्री? एकदम फ्री है, कोई डोनर भी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ये भी नहीं कि आप ये वाला पहले इस ब्लड ग्रुप का खून दो, फिर उसके बाद आपको इसका कुछ भी नहीं चाहिए। बस सीधे फोन करें सीधा हमें लोग अप्रोच करते हैं। मेरी एनजीओ है मिशन सर्वात सेवा फाउंडेशन। मिशन सर्वात सेवा फाउंडेशन। तो आप लोग सुन लीजिए, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो आप जो इनकी ट्रस्ट है, जो इनकी एनजीओ है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको फ्री ब्लड प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कराते हैं और पैन इंडिया प्रोवाइड कराते हैं। और उसके पीछे कैसे हम इसको करते हैं? हाँ, हम पूरे भारत देश के जितने ब्लड बैंक्स हैं, हमारा सबसे टाई अप है। अच्छा। वी विल इश्यू ए लेटर। यदि दिल्ली में है तो हम फिजिकल लेटर देते हैं। दिल्ली से बाहर यदि कोई होता है तो हम लोग उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक लेटर इश्यू करते हैं अपनी एनजीओ के ऊपर। उस लेटर के बेस के ऊपर वो उनको जितनी भी यूनिट की जरूरत होती है उतनी यूनिट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो आपकी ये जो एनजीओ का नंबर है, जो कॉन्टैक्ट है, वो कैसे कर सकते हैं लोग? गूगल पे है, हर जगह मेरा नंबर है। डॉक्टर बसंत गोयल को सर्च करेंगे गूगल पे तो पता नहीं कितने पेजेस मिलेंगे। तो मेरा नंबर हर जगह हाईलाइटेड है। और मैं जहाँ भी, जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ भी मैं अपना नंबर स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि लोग अपने आप फीड कर लें, और नहीं तो गूगल से सर्च कर लें। आज के टाइम में तो गूगल बाबा है जिसको आराम से लोग सर्च करते हैं और उससे सर्च करके सीधा हमें अप्रोच करते हैं। और हमें इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं होता कि उसने ब्लड हमें कभी किसी कैंप में दिया या नहीं दिया, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें 100% सिर्फ मतलब है, तो एक ही बात से मतलब है कि ब्लड पहुंचना चाहिए पूरे भारत देश में। यदि कहीं भी किसी को ब्लड की जरूरत है तो उसे ब्लड मिल जाए। तो देखिए, एक तो ब्लड आपको कितना इजीली मिल सकता है, ये बड़ी बात है। दूसरा, आपने जैसा जिक्र किया कि निर्धन कन्याओं का विवाह भी आप कराते हैं, मतलब ये भी कोई छोटी बात नहीं है।
आप ये सब कैसे मतलब कर पाते हैं? लाइक बच्चे जो होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, मतलब इसका क्या प्रोसीजर रहता है? वो जो बच्चियां हैं वो कैसे मतलब उनकी आप मदद कर पाते हैं? हम लोगों ने एक तो इसकी एक डेट निर्धारित की हुई है 15 जनवरी। अभी 15 जनवरी को हमने 34 कपल्स की मैरिज की। अब तक हम 650 से ज़्यादा निर्धन कन्याओं की मैरिज कर चुके हैं। इसके पीछे एक क्राइटेरिया होता है। हम लोग 15 अक्टूबर को फॉर्म्स निकालते हैं। अच्छा। वो फॉर्म्स हमसे लोग लेके जाते हैं। ऑनलाइन भी मिलते हैं वो नहीं, फॉर्म्स? ऑफलाइन। ऑफलाइन उसको मतलब उसके लिए गोयल मेडिकोज पे गोयल आना होगा? मेडिकोज, हम लोग गोयल मेडिकोज पर उनको बुलाते हैं। बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स हम दिल्ली और एनसीआर में लगाते हैं। उसके नीचे नंबर लिखा होता है। वो लोग हमारे पास आते हैं, फॉर्म लेके जाते हैं फिजिकली। अच्छा। फिजिकली फॉर्म ले जाने के बाद 3 महीने का हमारा टाइम होता है, जब तक वो फॉर्म ले जाते रहते हैं। उसके बाद हम 1.5 महीने का टाइम रखते हैं। जब उनके फॉर्म आ जाते हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं वेदर, ऐसा तो नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ जिनकी मैरिज हो गई वही लोग आ गए, क्योंकि सामान इतना ज्यादा दिया जाता है कि जो एक कन्या को दहेज में पूरा सामान दिया जाता है, एक ट्रक भर के सामान एक कन्या को दिया जाता है। अच्छा। तो कई बार तो ये भी लालच होता है लोगों का, चलो सामान तो ले ही ले। तो हम लोग 1 महीना उसका 1 से 1.5 महीना वेरिफिकेशन में लगाते हैं। उसके बाद हम लोग कपल सेलेक्ट करते हैं और कपल की कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो 101 हो जाए, 201 हो जाए, 300, कोई लिमिट नहीं है। और आप सोचेंगे उस विवाह में पूरी घोड़े से चढ़त होती है, जो दूल्हे राजा होते हैं, जो दुल्हन होती है उनका लहंगा सूरत से बनवाते हैं हम। सूरत से लहंगा बनवाते हैं। उसके बाद पूरा बाकायदा सब चीजें जिस तरह वरमाला होती है उस तरह वरमाला होती है, सब नवविवाहित जोड़ों की। उसके बाद फेरे में भी हम लोग पर्टिकुलर एक कपल के लिए एक पंडित जी रखते हैं। यदि 34 कपल थे तो 34 पंडित जी हैं उधर। अच्छा, और 34 हवन कुंड है। तो ये पूरा वैदिक तरीके से जो सनातन में होता है उस तरीके से हम पूरी प्रक्रिया करते हैं। और ये नहीं कि सिंपल जो है वो कपल ही कपल आता है, उनके बाराती घराती जो भी लोग आना चाहें वो सब लोग आ जाते हैं। और ये एक बड़ा मेला होता है जिस मेले को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट अब करते हैं। क्योंकि आपने सनातन का जिक्र कर दिया और तो सनातन पे बात ना हो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक अगर देखें तो सनातन का विस्तार आप कहाँ तक देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? देखो, मैं तो ये बात कहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से गुहार भी लगाना चाहता हूँ। आल्दो वो उसके ऊपर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू देश का एक सपना है, वो सपना जरूर पूरा होना चाहिए। मेरे दिल में हर वक्त यही बात रहती कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो हिंदू देश भी होना चाहिए और हिंदू देश के प्रति हर व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। दूसरी बात, लोग सनातन की डेफिनेशन नहीं समझ पाते। यदि मैं सनातन की डेफिनेशन की बात करूं तो सनातन का मतलब है जो लोग भारत देश में रहते हैं वो सनातनी है। आज से यदि हम हजारों साल पहले की बात करें तो कोई ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था, सिर्फ सनातन था। सनातन से ही ये सारी चीजें जनरेट हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत देश में रहता है वो सनातनी है। तो हर व्यक्ति को सनातनी रहना चाहिए, सनातनी बन के चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदू देश एक मेरा सपना है और सब लोगों का भी एक सपना, जो मुझे लगता है हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल तो दिल्ली वालों का सपना साकार हो गया, बदलाव वाली सरकार बन गई है और आज ओथ सेरेमनी भी हो गई। रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी दिल्ली की दी गई है, एक महिला मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली को मिली है। क्या आपकी उम्मीदें हैं उनसे और क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली में ये बदलने वाला है? अब मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी माननीय जो चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा जी, उनका वर्चस्व पिछले वो बचपने से यदि हम बात करें तब से वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम कॉलेज की बात करें, एयूपी की बात करें, तब वो कहीं ना कहीं उस टाइम से वो जुड़ी हुई हैं। तो उनके कैरियर, यदि आज उनकी एज 50 साल है तो वो 20 साल की एज से राजनीति के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई हैं। 30 साल हो गए उनको, 30 ईयर्स उनको राजनीति में हो गए। दूसरी बात, यदि हम दिल्ली की बात करें तो एक पंथ 3-4 काज हो गए बीजेपी के। अच्छा। एक तो बात करें 46% यदि रेशो फीमेल का देखें तो एक महिला सशक्तिकरण की बात करें तो वो चीज पूरी हो गई। दूसरा, अब तक बीजेपी शासित जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में अभी तक कोई फीमेल बेसिकली चीफ मिनिस्टर नहीं थी। डिप्टी सीएम जरूर है लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं थी। तो एक सीएम, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बन गई, तो एक पर्पज ये पूरा हो गया। तीसरा, यदि हम बात करें आपदा के बारे में तो उनके दिल में वो रोज एक क्वेश्चन पूछते थे, इनका तो मुख्यमंत्री ही नहीं पता। आज उनको पता चल गया कि उनका मुख्यमंत्री कौन है और कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज ए मुख्यमंत्री आया है, जो जितना भी इनके संकल्प पत्र में बीजेपी की है वो हर चीज रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगी, ये मेरा विश्वास है।
आम आदमी पार्टी की आगे स्थिति क्या होगी अब? आम आदमी पार्टी की स्थिति तो इतनी खराब होगी कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी आई थी उनका विजन कुछ और था। वो करप्शन के लिए, करप्शन अगेंस्ट पार्टी बनाई थी उन्होंने। एक भारत देश को एक नया विजन दिया था कि यदि कांग्रेस से लोग प्रताड़ित हैं तो हम लोग एक नया विजन देंगे, लेकिन वो नया विजन कुछ नहीं हुआ। वो एक शीश महल बन के रह गया। पूरी सरकार में सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखते जाओ, अगले 15-20 दिन में आपको उनके घोटाले पता चलेंगे, तो पता चलेगा कि देश में दिल्ली जैसी जगह में कितने बड़े घोटाले हुए हैं। किसी भी आप डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। मेरा ऐसा मानना है कि ये करप्शन से जो भरा हुआ ये आपदा थी, ये खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी के सानिध्य में दिल्ली में परचम लहराएगा। अब आपने शीश महल का जिक्र किया, तो शीश महल तो म्यूजियम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शीश महल म्यूजियम बन जाएगा। ये संकल्प पत्र में भी था बीजेपी के, और रेखा गुप्ता जी ने भी आज बोला है कि कहीं ना कहीं हम इसको म्यूजियम बनाएंगे और ये म्यूजियम बन के रहेगा। और लोगों को पता चलेगा कि केजरीवाल जी जो एक मारुति 800 में चलते थे, उन्होंने क्या क्या करामातें की हैं, वो भी सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में रहा यमुना माँ की जो इस वक्त स्थिति है, उसमें सुधार होना चाहिए, यमुना की सफाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अब बीजेपी की सरकार आने के बाद यमुना की साफ सफाई होगी और जो हमने देखा कि बुरी हालत में थी यमुना, उसकी स्थिति काफी हद तक सुधरेगी? 100% मैं कहना चाहूँगा कि यमुना माँ जो हैं उनकी स्थिति पूरी बदल जाएगी। यदि हम सफाई के बारे में बात करें तो शायद आपको पता होगा 2 या 3 दिन पहले लेटेस्ट मशीनरी वहाँ पे लग गई हैं। ये तो अभी एक छोटा सा उदाहरण है। अभी इसके साथ साथ बहुत बड़ा बोर्ड एक बनने वाला है जो यमुना सफाई के लिए होगा। और उनका विजन यदि मैं बताऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन लोगों की प्लानिंग है कि एक ऐसी जगह यमुना माँ को बना दीजिए कि लोगों का पिकनिक स्पॉट बन जाए। जैसे गुजरात में सरदार पटेल जी की बात करें, की बात हो रही है कि रिवर फ्रंट बनाएंगे। बिल्कुल, रिवर फ्रंट बनाएंगे। रिवर फ्रंट बना के वहाँ एक पिकनिक स्पॉट बनाएंगे। आरती ऑलरेडी वहाँ शुरू हो गई है। तो मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि गंगा माँ की जो असली ओरिजिनल जगह थी वो अब उनको मिलने जा रही है। 100% यमुना की पूरी सफाई होगी और साथ साथ मेरा ये मानना है कि वो एक ऐसी जगह डेवलप होगी कि लोग उसको दिल्ली में आकर याद करेंगे और कहीं ना कहीं एज ए पिकनिक भी उसको मनाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर मैंने ये देखा कि जो गायें हैं उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सड़कों पर उनको कचरा खाते हुए देखा जा सकता है और कई बार ये भी महसूस होता है कि सड़कों पर एक्सीडेंट की वजह भी वो बन जाते हैं। क्या ये मानकर चलें कि आने वाले दिनों में दिल्ली में गौशालाओं की जो तादाद है वो बढ़ेगी और इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और जो जिनको हम गौ माता कह के पूजते हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनकी भी स्थिति बेहतर होगी? जी हाँ, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गौ माता जो है उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। दिल्ली में गौशाला की संख्या बहुत सारी बढ़ेगी। जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते थे, लोगों को भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा टेरर होता है, गौ माता से टच ना हो जाए, गौ माता से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। और मेरा ऐसा मानना है, जो हमारे माननीय मोदी जी का भी एक सपना है कि गौ माता को उनकी जगह जो गौशाला है वहाँ पर होनी चाहिए, वो दिल्ली में भी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रही है, यूपी में ऑलरेडी काम चल रहा है। और साथ साथ मैं एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय माँ भी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि उनमें सारे देवी देवताओं का वास है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि दिल्ली से ये मुहिम शुरू होगी और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके मेरे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मेरी गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाएंगे। मेरा ये दिल से एक सपना है जो मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं और दिल्ली के नागरिक भी हैं, तो दिल्ली का नागरिक क्या सोचता है? शुरू के 100 दिन में क्या काम सरकार को करना चाहिए जिससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लोगों में जाए कि हाँ, जो हमने फैसला किया उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला, या दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है? सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, मेडिकल जो और यमुना। मेरा विजन इन 3 चीज़ों के ऊपर लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले 100 दिन में इनके ऊपर बहुत सारा काम होगा। यदि आज हम हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पे लाखों लोगों की लाइन होती है लेकिन दवाई नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है तो वहाँ कुत्ते सो रहे हैं। आयुष्मान है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि 100 दिन का जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान के रूप में इसको कहूँगा कि इसमें एक तो जितने मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनका नाम बदला जा रहा है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेशेंट दिखवा पाएगा। जहाँ कुत्ते सोते थे, कुत्ते के बदले वहाँ पे पेशेंट्स होंगे, डॉक्टर होंगे। दूसरी बात, अस्पतालों में जो दवाई नहीं थी,
अभी तो आज गवर्नमेंट का गठन हुआ है, इससे 2 दिन पहले से ही ऑर्डर्स हो गए थे कि जिस हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है 100% दवाइयां वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। केजरीवाल जी बोलते थे कि हमने तो कम से कम 100, 150, 200 नए स्कूल्स बना दिए। सच बात तो यह है कि कम से कम 20 से 30 स्कूल बंद हुए हैं, और यदि एक कमरा रिनोवेशन हो गया तो कहीं स्कूल नहीं होता। तो आज हमारे दिल्ली में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे स्कूल्स जो हैं उनमें रिनोवेशन होना चाहिए, जो टेम्परेरी टीचर्स हैं उनको परमानेंट होना चाहिए, और जो बेसिकली बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने संकल्प पत्र में बोला भी है कि जो टेम्परेरी लोग हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया भारत 24 से बातचीत के लिए। डॉक्टर बसंत ने कहा कि दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जो गाय है उनको जो दर्जा है और बढ़कर मिलना चाहिए, उनको हमारी राष्ट्रीय गौ माता के तौर पर पूजा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, आप लगातार देखते रहे भारत 24।